अस्सलामुअलैकुम, आई एम रिदा बशीर। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वह साइको एनालिटिक अल्टरनेटिव्स। साइको एनालिटिक थ्योरी में बहुत सी मॉडिफिकेशंस की गई और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, लाइक न्यू फ्राइडियंस, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल यूंग, ओटो रैंक और डिफरेंट ईगो एनालिस्ट्स थे जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी को मॉडिफाई किया। फ्राइड की कंट्रीब्यूशंस वैसे ही रहीं, बट जो इनका एम्फेसिस था वो एम्फेसिस इन्होंने चेंज कर दिया। जूंग ने जो ज़्यादा काम किया था वो ड्रीम और सिंबॉलिक प्रोसेसेस पे किया था। इसके अलावा रैंक का जो काम था वो बर्थ ट्रॉमा को एलिवेट करने पे था। और एडलर और नियो फ्राइडियंस का जो स्ट्रेस था या जो उनका फोकस था वो इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस के बजाय कल्चरल लर्निंग और सोशल रिलेशनशिप्स पे था। फ्राइड ने अपनी थ्योरी में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लाइक फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसफरेंस एंड रेजिस्टेंस, तो नियो फ्राइडियंस ने इन कॉन्सेप्ट्स को तो चेंज नहीं किया, बट उन्होंने फ्राइड के इनसाइट के कॉन्सेप्ट को चेंज किया था, जो कि फ्राइड के अकॉर्डिंग पेशेंट को अपने अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट्स, अपनी इरेशनल फीलिंग्स और थॉट्स, इसके अलावा अपने डिस्टर्ब बिहेवियर्स के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसको उसने इनसाइट का नाम दिया था। तो जब साइको एनालिटिक थ्योरी को मॉडिफाई किया गया तो फ्राइड के इनसाइट के कॉन्सेप्ट को भी आल्टर किया गया था। देन साइको एनालिटिक थ्योरी को मॉडिफाई करके उसमें जो डिफरेंट चेंजेस लाई गई, उनमें सबसे पहले तो ये कि थेरेपी सेशंस को रिड्यूस किया गया। उसके बाद जो है वो थेरेपिस्ट वो क्लाइंट के काउच के बैक पे नहीं बैठता था, बल्कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट आमने सामने बैठते थे, उनके दरमियान में एक डेस्क होता है। इसके अलावा अब थेरेपी में क्लाइंट के पास्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता, बल्कि उसके प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और पहले जो थेरेपीज़ कंडक्ट की जाती थी उनमें जस्ट से पेशेंट को डील किया जाता था, बट अब जो है उसके फैमिली मेम्बर्स को भी कंसल्ट किया जाता है। इसमें जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे उनमें सबसे पहले आ जाता है ईगो एनालिसिस। ट्रेडिशनल या क्लासिकल साइको एनालिसिस की अगर बात की जाए तो उसमें ईगो, अनकॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, बट ये जो ग्रुप था थेरिस्ट का जिन्होंने साइको एनालिटिक अप्रोच को मॉडिफाई किया, इनका ये बिलीव था कि ईगो जस्ट इड और सुपर ईगो के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मेडिएट करती है, रिजॉल्व करती है। और इनका ये भी बिलीव था कि ईगो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट फ्री फंक्शन ऑफ ईगो। इसके अलावा ईगो एनालिटिक थ्योरी का फोकस जो है वो कॉन्टेम्पररी या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पास्ट प्रॉब्लम्स। और ईगो एनालिटिक थेरेपिस्ट जो है अपने पेशेंट की पर्सनालिटी के न्यूरोटिक एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ ये भी अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से वो इन न्यूरोटिक ट्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा जो कुछ और प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स हुई थी उनमें आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ ईगो साइकोलॉजी। इसके अलावा इन थेरिस्ट का जो फोकस था वो ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरीज पे था कि किस तरह से पेशेंट जो है दूसरे लोगों के साथ रिलेट करता है। इसके अलावा जो थेरिस्ट थे उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात की जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइक लव एंड हेट, ऑटोनॉमी एंड डिपेंडेंसी। देन 1977 में कोहट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर एक इंडिविजुअल सक्सेसफुली तमाम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को पास कर लेता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मैच्योर हो गया है। एक इंडिविजुअल मैच्योर तब होता है जब वो एक इंटीग्रेटेड सेल्फ डेवलप कर ले। उसके बाद डिफरेंट साइकोथेरेपिस्ट्स ने ब्रीफ साइकोथेरेपी मेथड्स डेवलप किए जो कि डिफरेंट इमरजेंसी और क्राइसिस ओरिएंटेड सिचुएशंस में यूज़ किए जाते थे, जिसके थ्रू पेशेंट की मोटिवेशन को इम्प्रूव किया जाता था। इसके अलावा अगर ब्रीफ साइकोथेरेपी के सेशंस की बात की जाए तो कुछ थेरेपिस्ट जो हैं वो 25 सेशंस यूज़ करते थे, जबकि कुछ थेरेपिस्ट जो हैं वो 40 to 50 सेशंस यूज़ करते थे। मेन फोकस जो था ब्रीफ थेरेपीज़ का वो रियलिस्टिक गोल्स पे था। इसके अलावा इसमें जो थेरेपिस्ट एक्टिविटी होती है वो हाई होती है और दोनों थेरेपिस्ट और पेशेंट एलिमेंट ऑफ टाइम से अवेयर होते हैं। मीन्स सेशन की जो भी टाइम लिमिट होती थी उसको माइंड में रखा जाता था। इसके अलावा थेरेपिस्ट डिफरेंट होमवर्क असाइनमेंट्स यूज़ करता था अपने पेशेंट्स के लिए। और कुछ रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया कि
अगर ट्रेडिशनल टाइम अनलिमिटेड साइको एनालिसिस के साथ ब्रीफ साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी को कंपेयर किया जाए तो ब्रीफ साइकोथेरेपी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद आ जाती है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, दैट इज़ IPT। IPT बेसिकली ब्रीफ थेरेपी की एक फॉर्म है जो कि ओरिजिनली जस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी, बट अब इसको मॉडिफाई करके बहुत से डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। IPT की अगर फोकस की बात करें तो ये क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के ओरिजिन और करंट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को डील करती है। इसके अलावा अगर इसकी लेंथ देखें तो टिपिकली इसमें 12 to 16 वीक्स इन्वॉल्व होते हैं। IPT थेरेपिस्ट की अगर बात की जाए तो वो एक्टिव और सपोर्टिव रोल प्ले करता है। इसके अलावा रियलिज़म और ऑप्टिमिज़म को यूज़ करके अपने क्लाइंट में पॉजिटिव चेंज लेके आता है। देन आ जाते हैं फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। तो 3 फेजेस हैं ट्रीटमेंट के। फर्स्ट फेज़ जो है उसमें 3 सेशंस होते हैं जिसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और साइकियाट्रिक हिस्ट्री इंक्लूड होती है। इसके अलावा इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को असेस किया जाता है और पेशेंट की जो अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को असेस किया जाता है। सेकंड फेज़ में जो एरिया ऑफ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम चूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज़ और गोल्स को स्पेसिफाई किया जाता है। दैन थर्ड एंड लास्ट फेज़ में 2 to 3 सेशंस होते हैं। थर्ड फेज़ में पेशेंट की प्रोग्रेस और उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेंथन किया जाता है। इसके अलावा थेरेपिस्ट क्लाइंट को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। देन कम्स इवैल्यूएशन ऑफ साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी कि क्या साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो इस पर डिफरेंट रिसर्चेस की गई। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल जिनको साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी प्रोवाइड की गई थी वो उन इंडिविजुअल से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं जिनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया था। देन जब ब्रीफ साइकोडायनामिक ट्रीटमेंट को इवेलुएट किया गया, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक किया गया तो उसके जो रिस्पॉन्सेज या रिज़ल्ट्स आए वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग थे, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स जो थी वो इसकी एफिकेसी को, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को सपोर्ट कर रही थी, जबकि कुछ रिसर्चेस ऐसी थी जो कि इसके अगेंस्ट थी। नेक्स्ट अगर इंटरप्रिटेशन और इंसाइट की बात की जाए तो चूँकि साइकोडायनामिक अप्रोच में इंटरप्रिटेशन और इंसाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि क्लाइंट को इंसाइट की वजह से भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब क्लाइंट अपने पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है तो अक्सर वो एग्जॉस्ट हो जाता है और एंशियस हो जाता है। बट बिसाइड दिस इनसाइट टेक्निक को यूज़ करना ड्यूरिंग थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है। दैन इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए तो कुछ थेरेपिस्ट का ये मानना था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंटरप्रिटेशन की तो उतने ज़्यादा ही बेटर आउटकम होंगे थेरेपी के। बट इस पे डिफरेंट स्टडीज़ की गई और स्टडीज़ ने इस बात को गलत साबित किया। उनके अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन ज़्यादा होगी तो ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है थेरेपी के आउटकम्स को। इसके अलावा जो ट्रांसफरेंस इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं उसका क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट होता है, और थेरेपिस्ट जो इंटरप्रिटेशंस करता है उसकी वजह से क्लाइंट डिफेंसिव भी हो सकता है। देन ये क्वेश्चन किया गया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव आउटकम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एविडेंस इस बात को सपोर्ट करते हैं कि थेरेप्यूटिक अलायंस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव आउटकम्स। थेरेप्यूटिक अलायंस मीन्स कि अगर क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान स्ट्रॉन्ग और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होगा तो ये रिलेशनशिप जो है वो कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव आउटकम्स में। इसके अलावा साइकोडायनामिक थेरेपीज़ को इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि साइकोडायनामिक साइकोथेरेपीज़ में बिहेवियर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं